हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सब अपनी पढ़ाई का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है ये, एनसीईआरटी वाली बुक में, सीबीएसई का सिलेबस है जो हमारा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम क्या है, इंटीग्रल्स। तो बच्चों देखो, जिस भी बच्चे ने अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है वो एक बार मैं ये रिकमेंड करूंगी, पहले ना डिफरेंशिएशन कर लें। ठीक है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो भी बच्चों इंटीग्रेशन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ना अगर तुम डिफरेंशिएशन कर लोगे तो फिर उसके बाद इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, समझना। तो इंटीग्रल में क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन का ये अपोजिट है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ही क्या होता है, हम इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब कि ये डेरिवेटिव का क्या है, अपोजिट है। ठीक है जी, अब देखो डेरिवेटिव क्या था बच्चों, डेरिवेटिव में थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो मान लो y हमारा कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर y या फिर कोई वेरिएबल मान लो तुम, ये y कोई वेरिएबल है हमारा, ये वेरिएबल y, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि इस y का रेट ऑफ चेंज x वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कितना है, मतलब इस y का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स रेट चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स लिखा मैंने। सबसे पहली बात ये नोटेशन है डेरिवेटिव की, डी बाई डी। ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स का मतलब है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, वाई का। और इसका मीनिंग क्या है कि वाई का हम रेट ऑफ चेंज चेक कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्स को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी, ठीक है। तो बच्चों ये तो था हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, अब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही वर्ड होते हैं। तो इसका मतलब होता है बच्चों ब्रेक करना किसी भी चीज को। ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या है, इसका अपोजिट। तो यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेक करने की जगह जो ब्रेक किया है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब होता है ऐड करना किसको, जैसे मान लो स्लाइस बना दी तुमने किसी भी फ्रूट की, तो उन फ्रूट की स्लाइसेस को इंटीग्रेट एज अ होल करके देखना। ठीक है, मतलब उन सबको ऐड करके फिर से वापस से हम उस फ्रूट की शेप पे चले जाएं। तो ये क्या है, हमारा इंटीग्रल है। ठीक है, अब इंटीग्रल जो प्रोसीजर है बच्चों हमारा बहुत यूज होता है मैथ्स में। तुम एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजों में यूज होगा ये। तो तुम्हारे सिलेबस में जो है ना, वो एक तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है सिंपल, और दूसरा क्या है, एरिया फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, दो चैप्टर्स हैं हमारे। सेकंड चैप्टर जो है इसका इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रेशन, और ये चैप्टर क्या है हमारा, इंटीग्रल्स। ठीक है बच्चों, तो जिसने भी डिफरेंशिएशन कर लिया है वो एक बार फटाफट से देखें, यहाँ पे ये फॉर्मूले पढ़े होंगे तुमने वहां पे, है ना। डिफरेंशिएशन हमारा जो होता है वही एक्स रेज टू द पावर एन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या था बच्चों, हमारा n तो हमारा आगे लिखा जाता है, और वहां पे क्या हो जाता है, देखो मैं एक दो फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे देखो ये लिखा ही हुआ है, यहाँ से देख लो। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ा था तुमने, cos x पढ़ा था। x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, x रेज टू द पावर n। ये जो पावर है ना हमारी, पावर पे डिपेंड करेगा। अगर ये पावर हमारी, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये चेक करना है कि ये कोई नंबर है या वेरिएबल है। ठीक है, अगर ये हमारा नंबर होता है सिंपल, ठीक है, रियल नंबर में से कुछ भी हो जाए अगर ये, तो हम कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव, हम यहाँ पे लिखेंगे n तो हमारा आगे लिखा जाएगा। ठीक है, ये मैं क्या लिख रही हूँ, मैं डेरिवेटिव लिख रही हूँ किसका, x रेज टू द पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में, x के ही रिस्पेक्ट में। तो ये पावर तो आगे आ जाती है, और वहां पे क्या हो जाता है, x की पावर एक कम हो जाती है, यानी कि n-1, एक कम मतलब माइनस कर देंगे एक, है ना। अब ये तो था हमारा क्या, डिफरेंशिएशन। अब मैंने क्या कहा तुमसे कि इंटीग्रेशन जो है ना वो थोड़ा सा अपोजिट है, बस इसका थोड़ा सा क्या, टोटली अपोजिट है। तो इंटीग्रेशन का पहले तो ये नोटेशन होती है बच्चों हमारी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये जो पावर है यहाँ पे तो हमने कम की थी ना, डिक्रीज करी थी, अब की बार क्या कर देंगे, इसको इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज कैसे, एक पावर कम की थी, यहाँ पे एक पावर को ज्यादा कर दो, यानी कि x की पावर अब की बार क्या हो जाएगी, n+1। यहाँ पे तुमने पावर को मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्या कर दोगे, डिवाइड करके। यहाँ पे तो देखो जो पहले पावर थी वो लिखी थी, अब की बार जो आंसर प्लस करने के बाद आएगा वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है जी, तो कुछ ऐसे फॉर्मूलाज मिलेंगे हमारे बुक के अंदर। ठीक है, वो तुम क्या करोगे, उनको लर्न कर लोगे। अब वो लर्न ना तुम्हें ऐसे नहीं है कि तुम उसको बस बुक लेके क्रैम करते रहो, तुम्हें क्या करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना फॉर्मूले, जितना ज्यादा यूज करोगे तुम क्वेश्चंस में, उतना जल्दी लर्न हो जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देख लेते हैं। x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन अभी बताया मैंने क्या होता है हमारा, x रेज टू द पावर n+1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, n+1। ठीक है, फिर 1 का इंटीग्रेशन होता है x
और साथ में हमने ये क्या ऐड कर रखा है बच्चों, सी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हम ऐड क्यों करते हैं एक बार ये समझ लो। मान लो जैसे देखो, अगर हमारे पास x+2 एक फंक्शन है, अगर मुझे इसका क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो मैं कर रही हूँ इसका डिफरेंशिएशन d/dx। अब जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, इस पे अलग से डिफरेंशिएशन लगेगा, इस पे अलग से डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है। तो x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे वो तो हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों जब तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ये चीज पता है तुम्हें। तो जब हम वापस जाएंगे इंटीग्रेशन की तरफ, है ना, तो अगर मैं ये देखना चाहूँ कि जो 1 है ना, अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन निकालना चाहूँ, अब बैक स्टेप पे जाना चाहूँ, तो इंटीग्रेशन जैसे ही मैं करूंगी, अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। अब 1 का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, यहाँ पे 1 को तुम क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर अगर 0 है हमारी, यहाँ पे ये हमारी 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, 0 की पावर 0 तो इंडेफिनिट फॉर्म हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है, ये है हमारा dx, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये x की पावर 0, तो इंटीग्रेशन में क्या करना था हमें, 1 प्लस करनी थी पावर, तो 1 प्लस कर, तो जो पावर बनेगी वो डिवाइड में, यानी कि 1, ठीक है। और साथ में क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। अब देखो मान लो ये कांस्टेंट हम ऐड ना करें तो आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ से आंसर आ जाएगा x। ये कांस्टेंट मान लो हमने ऐड नहीं किया। अब तुम सोचो, जब x+2 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया था हमारा 1 का जब इंटीग्रेशन किया तो क्या आया x। अब बच्चों ये जो कांस्टेंट 2 था, ये कांस्टेंट 2 कहाँ गया, है ना, ये हम कहाँ छोड़ाए, इसको नहीं छोड़ना ना हमें। तो हम इसीलिए क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट क्या है हमें नहीं पता। अब ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, -4 भी, -5 भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट के लिए हम इसकी रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, सी से, क्योंकि ये हम निकाल तो सकते नहीं, तो हम सिंपली किससे डिनोट कर देते हैं, हम सी से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हर टाइम पे तुम क्या करोगे, सी को यहाँ पे ऐड करके लिखोगे प्लस में, ठीक है। अब जो हमारा इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन से 2 टाइप का, एक को तो हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो बच्चों इन दोनों में क्या फर्क है, डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, जो ये इंटीग्रेशन का साइन मैंने लिखा, इस पे ना तुम्हें यहाँ पे लिमिट्स मिलेंगी, जैसे मान लो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो नीचे लिखा हुआ है तो लोअर लिमिट, ऊपर लिखा है तो अपर लिमिट, ठीक है, ऐसे लिमिट मिलेंगी। इनडेफिनेट में क्या होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन मिलेगा तुम्हें, इंटीग्रेशन करके जो आंसर आएगा ना, उसमें तुम्हें क्या करना है, प्लस में एक सी कॉन्स्टेंट करना है ऐड, है ना। यहाँ पे क्या होगा, जब तुम इस डेफिनेट इंटीग्रल का सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें कॉन्स्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तुम ये लिमिट्स पुट करोगे ना, वो कॉन्स्टेंट अपने आप से आ जाएगा, ठीक है जी। तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट को ऐड नहीं करते, इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम कांस्टेंट को ऐड करते हैं, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो 7.1 है हमारी, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें क्या करना है, इंस्पेक्शन मेथड का यूज करना है और हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल। देखो इंस्पेक्शन अगर यूज नहीं करना होता ना, तो फॉर्मूले से हम इसको ना 1 मिनट में कर देते सारे क्वेश्चन को, लेकिन इंस्पेक्शन वाला मेथड लगाएंगे तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं हम। हमारी स्टेटमेंट क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 1 की, हमें दे रखा है जी sin 2x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन गिवन है। अब तुम सोचो, हमें ये देखना है बेटा, इंस्पेक्शन मेथड में क्या होता है कि हम ना ये सोचेंगे अपने माइंड में कि ये जो फंक्शन हमारा आया ये किसका डेरिवेटिव है, हमें यही तो चेक करना है। एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है, देखो डेरिवेटिव में क्या होता है, एक फंक्शन गिवन होता है, हम उसका डेरिवेटिव कर देते हैं, है ना। और एंटी डेरिवेटिव में क्या है कि एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन का हमें ये देखना है वो फंक्शन किसके डेरिवेटिव से आया है हमारा, ठीक है। तो वही तो निकालते हैं, वही तो एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए तो बोलते हैं उसको, है ना, क्योंकि हम वापस से जाते हैं उसी फंक्शन पे जिसका डेरिवेटिव करके वो आंसर आया हुआ होता है हमारा, है ना। अब यहाँ पे ये sin 2x गिवन है, तो हमें सबसे पहले ये सोचना है अपने माइंड में कि ये sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा। अब तुम्हें पता है साइन किसका डिफरेंशिएशन होता है, cos का। तो मैं यहाँ से ये नहीं लिख सकती कि d/dx ऑफ cos ऑफ 2x, ठीक है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। अब देखो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूं, माइनस साइन और थीटा, थीटा कितना है मेरा 2x एज इट इज, ठीक है। अब ये तो मैंने किसका डेरिवेटिव किया है, तो मैंने सिर्फ cos का किया है। अब किसका करेंगे, एंगल का। एंगल कितना है 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया मेरा, -2 साइन ऑफ 2x। अब बेटा यहाँ पे तो क्या गिवन था साइन 2x, यहाँ पे मैंने क्या निकाल दिया, साइन 2x के साथ कुछ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है। अब मैं क्या करूँ, ये कांस्टेंट मुझे नहीं चाहिए ना, तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफर कर देती हूँ। देखो ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या लिखेंगे इसको हम, -1/2
डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा हमारा cos 2x इक्वल्स टू में यहाँ से क्या बचा हमारा sin 2x। ठीक है जी। अब कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट डेरिवेटिव के अंदर लिख लो बाहर लिख लो, मल्टीप्लाई में होता है तो फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये मैं अंदर लेके चली जाती हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका -1/2 cos ऑफ 2x, और इधर क्या आ जाएगा मेरा sin 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों कि sin 2x जो है वो किसका डेरिवेटिव था हमारा, इस फंक्शन का। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ कि जो एंटी डेरिवेटिव है मेरा किसका, तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव किसका, sin 2x का, है ना। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज, क्या आंसर आया बच्चों हमारा -1/2 cos 2x। ठीक है, ये तो हमने इंस्पेक्शन मेथड से किया। अब देखो मैं ना तुम्हें फटाफट से करा के दिखाती हूँ फॉर्मूले से। पेपर में इंस्पेक्शन मेथड के बहुत कम चांसेस है कि वो आए, तो हम डायरेक्ट करके देख लेते हैं, ये भी हमें आ जाएगा ना। तो sin 2x से कैसे करेंगे बच्चों, पहले फॉर्मूले पे जाएंगे। अब साइन का क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला -cos x, तो यहाँ से क्या लिखा जाएगा -cos 2x। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे बच्चों, एंगल का करेंगे। अब क्या होता है इंटीग्रेशन साइन का, तो इंटीग्रेशन लिखा जाता है, जो अंदर है ना एंगल उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और वो डिवाइड में चला जाता है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, और वो डिवाइड में जाएगा तो क्या हो गया 2 डिवाइड में, है ना। क्या आंसर आया -1/2 cos ऑफ 2x। ठीक है ना 10 सेकंड का क्वेश्चन। तो इंस्पेक्शन मेथड से करोगे तो 1 मिनट लग जाएगी, अदरवाइज तुम्हारा क्या है ये 10 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है जी, ये तो था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, देखो इसको भी इंस्पेक्शन मेथड से करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी यही दे रखी है हमारी, और कहा क्या था इसने, इंस्पेक्शन मेथड से करो। 1 से लेकर 5 तक में इंस्पेक्शन लगाना है हमें। तो सोचो बच्चों क्या करना था हमें, ये देखना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा। तो तुम्हें क्या चेक करना होता है कि ये जो फंक्शन है हमारा ये किसका क्या है, डेरिवेटिव होगा, है ना। ये देखना होता है तुम्हें। तो सोचो साइन का क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव कॉस होता है ना हमारा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लिख लेते हैं कि भाई ये साइन का डेरिवेटिव बनेगा। अब मैं एक काम करती हूँ, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिख देते हैं, एंगल सेम रखेंगे, ये ध्यान रखना है सबको। ठीक है, यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे भी 3x लेंगे। अब जब तुम इसका डेरिवेटिव करते हो तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, यहाँ से आंसर आता है जी साइन का तो क्या हो जाएगा cos 3x, है ना। और एंगल का करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद हमें तो किसका आंसर चाहिए, यहाँ से हमें तो cos 3x का चाहिए। तो ये 3 क्या करेंगे, उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये बना हमारा 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 3x। तो बच्चों cos 3x जो है वो किसका डेरिवेटिव है, इसका। और ये अब ये जो फंक्शन बना है इसको हम क्या करेंगे, ये 1/3 कांस्टेंट को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 साइन ऑफ 3x, है ना। और इक्वल्स टू में क्या है हमारा cos 3x। तो बच्चों cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया 1/3 sin 3x। समझ आ गया होगा सबको, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब थर्ड की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्या दे रखा है इसने, e⁻²2x एक्सपोनेंशियल दे रखा है। तो भाई याद है सबको एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है ना। तो सोचो तुम डी बाई डी एक्स किसका लिखोगे कि एक्सपोनेंशियल आंसर आ जाए, एक्सपोनेंशियल का ही है ना। और पावर में तो वही लिखा जाएगा 2x से। तो अब सोचो तुम e⁻²2x का डेरिवेटिव क्या था हमारा, e⁻²2x एक्सपोनेंशियल एक बार तो एज इट इज रहता है, फिर जो पावर होती है हमारी उसको चेक करते हैं। अगर वो हमारा वेरिएबल है, यहाँ पे ये क्या है इसके साथ 2x है, अगर ये कांस्टेंट होता e⁻² होती तो एज इट इज रह जाता ये। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन हम ये 2x है हमारा, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, e की पावर देखो अगर यहाँ पे ये होता है 2, तो ये क्या है हमारा e⁻² मतलब ये कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, तो पूरा फंक्शन कांस्टेंट ही तो है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर e⁻²x है तो एक बार तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, फिर पावर का करेंगे। पावर में है 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो यहाँ से आ गया 2। अब मुझे तो e⁻²2x का आंसर चाहिए, तो ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻²2x। इधर से क्या आ गया e⁻²2x, ये 1/2 अंदर जाके मल्टीप्लाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/2 e⁻²2x। और ये किसका आंसर आ गया हमारा e⁻²2x का क्या आ गया, ये एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसने ये दे रखी है स्टेटमेंट। ठीक है, अब तुम सोचो बच्चों, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा होता कि x² होता, तो तुम अपने माइंड में एक बार सोच के देखो x² किसका डिफरेंशिएशन होता। हमेशा जब पावर ऐसे लिखी जाती है हमारी, है ना, पोलिनोमियल की फॉर्म में, तो हमेशा पावर एक कम होती है ना डिफरेंशिएशन करते टाइम। यानी कि यहाँ पे पावर 2 है, यानी कि ये पावर 3 का डिफरेंशिएशन रहा होगा। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ
ए एक्स प्लस बी और इसकी पावर क्या लिख दें 3, ठीक है। इस पूरे का क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके देख लेते हैं क्या आंसर बनेगा। 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम अंदर वाली टर्म का करते हैं डेरिवेटिव। अब अंदर वाली टर्म में बेटा एक्स के साथ ए है तो ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है यहाँ पे वो बाहर आ जाएगा हमारा, और ये बी का करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से क्या आ गया हमारा ये आंसर। मुझे तो किसका चाहिए, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए। ये जो 3a है यहाँ पे, ये जो मल्टीप्लाई में उधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और तुम्हें पता है ए बी कॉन्स्टेंट 3b कॉन्स्टेंट वहां जाके डिवाइड में हो गए, डी बाई डी एक्स के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। तो लिख दूं मैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1/3a, और अंदर क्या है ए एक्स प्लस बी इसका क्यूब, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इस टर्म का एंटी डेरिवेटिव क्या आ गया, ये आंसर, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों sin 2x माइनस 4e रेज टू द पावर 3x, ठीक है। अब देखो अब की बार क्या दे रखा है हमें, दो फंक्शंस को मर्ज कर रखा है इसने, तो कोई दिक्कत नहीं। या तो तुम क्या करो अलग अलग करके देख लो, या फिर क्या कर सकते हो अगर एक ही साथ कर सकते हो तो एक ही साथ कर लो। तो एक काम करते हैं, मैं एक काम करती हूँ, इसको अलग अलग कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। sin 2x यहाँ पे प्लस लिख दो, ये माइनस को अंदर ले जाओ, ठीक है, 4e रेज टू द पावर 3x। इसका भी एंटी डेरिवेटिव निकाल लो, इसका भी एंटी डेरिवेटिव निकाल लो। तो देखो इसका क्या होता है हमारा, हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ cos 2x, इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा माइनस sin 2x, और साथ में बेटा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारा 2। अब हमें तो क्या चाहिए, ये 2 कहाँ से आया पता चल गया ना सबको, 2x का करेंगे तो 2 डेरिवेटिव बनेगा। अब यहाँ से मुझे -2 नहीं चाहिए ना, इसके साथ उधर लेके चले जाओ, इसको क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ -1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ से क्या है cos 2x, और इक्वल्स टू में क्या बचा हमारा sin 2x। तो बेटा sin 2x का तो यहाँ से ये आ गया आंसर, है ना। अब हम किसका निकालेंगे, अब एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का निकालेंगे। तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म देखो क्या है, -4e रेज टू द पावर 3x। तो बेटा e रेज टू द पावर 3x दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि हम किसका आंसर निकाल लें, e रेज टू द पावर 3x को देखते हैं कि वो हमारा किसका डेरिवेटिव बनता है ना। तो यहाँ से एक काम करेंगे, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर 3x। अब वो क्या होता है बच्चों, वो तुम्हें पता है कि यहाँ से हमारा एक बार तो एक्सपोनेंशियल एज इट इज लिखा जाएगा, फिर पावर का करेंगे तो क्या आ जाएगा साथ में 3। अब मुझे तो 3 नहीं चाहिए ना, यहाँ पे 3 को हटाओ यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 e रेज टू द पावर 3x, और वहाँ पे क्या बचा e रेज टू द पावर 3x। अब बच्चों एक बार ये देख लेते हैं कि हमें आंसर चाहिए किसका था। यहाँ पे देखो हमें चाहिए था e रेज टू द पावर 3x, और साथ में क्या चाहिए उसके -4 मल्टीप्लाई में, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको दोनों साइड क्या कर दें -4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा -4, यहाँ पे बाहर कर दो इसको मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी बाई डी एक्स, अब क्योंकि ये -4 कॉन्स्टेंट बाहर मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो वहाँ जाके इसके साथ अंदर लिखा जाएगा, तो क्या बनेगा -4/3 e रेज टू द पावर 3x, और वहां से क्या बनेगा -4 e रेज टू द पावर 3x। तो बच्चों दोनों का आंसर आ चुका हमारा। अब हम क्या कर दें, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी। तो यहाँ से लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, मर्ज करा दो दोनों फंक्शंस को। तो यहाँ से हमारा क्या आया था इसका आंसर, sin 2x का तो -1/2 cos 2x, इसको लिख देते हैं -1/2 cos 2x, फिर प्लस -4 e रेज टू द पावर 3x की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे, और वो क्या आई है हमारी, वो आई है -4, यहाँ से आई है -4/3 e रेज टू द पावर 3x, और ये किसका आंसर आया हमारा sin 2x माइनस cos e रेज टू द पावर हमारा क्या था यहाँ पे ये 3x, और साथ में क्या था 4, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव आ गया बच्चों, ये क्या आ गया हमारा, ये पूरा फंक्शन। समझ आ गया होगा यहाँ तक सबको। तो बेटा यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है इंस्पेक्शन वाला जो मेथड चल रहा था। अब हम सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। देखो बच्चों अब सिंपल इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हमारा सिंपल हो जाएगा। देखो 6th क्वेश्चन में क्या कहा इसने, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 6 to 20, 6 से लेकर 20 तक को हमें सॉल्व करना है, इंटीग्रल्स निकालने हैं। अब इसने डायरेक्ट पूछा हुआ है हमसे ना, तो ये कर देंगे हम 4e रेज टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू में है dx, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मैं ना फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके करा रही हूँ पूरा प्रॉपर मेथड से, बाकी क्वेश्चंस को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में करा दूंगी तुम्हें। देखो क्या करना होता है हमें, 4e रेज टू द पावर 3x dx, इनको सेपरेट कर लो सबसे पहले, ठीक है, ताकि तुम्हारी मिस्टेक ना हो कहीं भी। अब बेटा ये 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा e रेज टू द पावर 3x dx प्लस यहाँ पे ये 1, ये कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज dx ही रहेगा हमारा, है ना, 1 को एज इट इज लिख देते हैं। अब
देखो 4 तो बाहर एज इट इज चलता रहेगा। अब ई रेज टू द एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन तुम्हें पता है बेटा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ही होता है। तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन आ गया ई रेज टू द पावर 3x। फिर पावर का करेंगे, पावर का क्या बताया था मैंने, पावर का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड में लिखते हैं। तो पावर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 3, और वो चला जाएगा डिवाइड में, प्लस यहाँ से 1 का करेंगे। अब 1 का क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हें पता है 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। कैसे निकाला, 1 को क्या लिख सकते हो तुम, x की पावर 0, और इंटीग्रेशन करते टाइम क्या करते हैं, पावर एक ऐड कर देते हैं, तो प्लस में 1 करेंगे तो 1 हो जाएगी ना पावर, तो यहाँ से आ गया x। अब ये करने के बाद बच्चों साथ में क्या लिखा जाएगा, साथ में तुम लिखोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बताया था ना स्टार्टिंग में ही, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा c क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा, ये दे रखा है इसने x² इंटू 1 माइनस 1/x² dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है इसका सॉल्व। तो एक बार x अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार इसको, ये क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, x² को 1 से करेंगे x² माइनस x² को जब इस वाली टर्म से करेंगे x² से x² कट गया, क्या बचा 1, इंटू में क्या चल रहा है dx। फिर क्या करोगे तुम, सेपरेट करके कर लेना। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो जब x² का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 डिवाइड में 3 हो जाएगी, एक पावर इंक्रीज हो जाती है और जो पावर होती है वो डिवाइड में आ जाती है। फिर माइनस 1 का करेंगे तो x, और साथ में क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, सिंपल है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं आएगी चैप्टर में, चैप्टर सही है अपना। 8 से देख लेते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c इंटू dx इंटीग्रेशन। ठीक है जी, ये चल रहा है हमारा। अब इसका कैसे करेंगे, क्या करते हैं, a तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, x² का करेंगे, x² का क्या हो जाएगा x³ डिवाइड में क्या आ जाएगा 3, प्लस b एज इट इज कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, फिर x का करेंगे तो क्या हो गया x²/2, प्लस फिर c कांस्टेंट है। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें 1 का करके दिखाया था, 1 जो होता है 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x आ जाता है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये c कांस्टेंट है, c को अगर तुम कॉमन लोगे बाहर तो अंदर 1 ही तो बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा cx। समझ आ गया सबको। फिर जब हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब की बार ऐड करेंगे तो बेटा हम c नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक c पहले से है। अगर हम दोबारा से c लिख देंगे इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि इस c की वैल्यू और उस c की वैल्यू सेम होगी, जो कि कंपल्सरी नहीं है ना सेम होना। तो हम क्या करें, हम वहां पे एक नया कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जिसका नाम a रख देते हैं, बस सिंपल सी चीज है। ठीक है, जहां पे तुम लिख भी सकते हो साइड में कि a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है भाई 2x² प्लस e रेज टू द पावर x dx, ये इंटीग्रेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 तो एज इट इज x का हो जाएगा बेटा x² का x³/3 प्लस एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता ही है एज इट इज, और साथ में क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।